everyone, Anushka here. Welcome to the channel. So today I am going to share you with the tips through which I scored 96% in my 10th board examination. So किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए सबसे पहले हमें ये अच्छे से एनालाइज करना है कि उसका सिलेबस क्या है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अब 20 MCQs पहले आ जा रहे हैं, तो उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस 10th का। तो सिमिलरली हम दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। वैसे अब तो शायद रैशनलाइज बुक्स आती है, क्योंकि जब मैं 12th में थी, मतलब पिछले साल ही लास्ट ईयर ही, हमारे पास पूरा जो सिलेबस में से डिलीटेड था वो पूरी क्लियर हो चुकी थी, वो वाली बुक्स आई थी। तो इतना सिलेबस देखने की वैसे शायद अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन 10th में मार्क्स पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कोई आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में हमारे पास एक क्षितिज थी एंड एक कृतिका थी, और मेरे स्कूल में एडिशनल ऑल इन वन बुक्स लगाई थी हर सब्जेक्ट की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही। अगर आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आपको उनको अच्छे से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सूरदास जी द्वारा लिखा गया पद है, कूदो तुम होती बरबागे, एंड इसमें 4 पद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइडेड था। टर्म 1 में MCQs आने थे एंड टर्म 2 में डिस्क्रिप्टिव आना था। तो टर्म 1 की पहले मैंने तैयारी की, टर्म 1 में मुझे लगा कि MCQs है तो सब अच्छे से पढ़ना होगा, तो मैंने सबसे पहले जो चैप्टर जिसने लिखा होता था, जैसे पद सूरदास जी द्वारा लिखा गया है, तो मैंने पहले इनके बारे में पढ़ लिया, उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट में लिख दिए, ये एंड यहाँ पे इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं, इनने क्या क्या काम किया, ये सब लिखा रहता है। वैसे ज़्यादा मुझे लगता है ये पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरे एग्जाम में तो आया नहीं था, तो मैं आपको सीधे चैप्टर पढ़ने को ही रेफर करूँगी। तो एक बार आप इसे स्कूल में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद घर आके या तो आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं, या मेरे पास हिंदी की गाइड थी तो आप इसमें देख सकते हैं घर आके। इसमें जो भी भावार्थ लिखा होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे पाठ की रूपरेखा, कवि परिचय, तो ये जो यहाँ से ये पाठ की रूपरेखा, परिचय वगैरह है, ये तो उसमें भी है आपकी जो बुक में है, तो इसे पढ़ने की मैंने बताया ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम तो मेरे आया नहीं। ये जो पाठ की रूपरेखा है, इसमें से आपको आंसर बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। 10th में इंपॉर्टेंट यही है कि आप कितने अच्छे आंसर्स लिखते हैं, तो इसमें से मेरे को आंसर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला पद, उसके शब्दार्थ मैंने अच्छे से पढ़ लेने थे, फिर उसके बाद भावार्थ, और ऐसा एक बार मैं पढ़ती थी बस, फिर बार बार जब कभी संडे होता था तो मैं दोबारा पढ़ लिया करती थी। ऐसे मुझे रटना नहीं था, आपको भी इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे उनको पहले मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना था, खुद उनके आंसर बनाने थे, फिर उसके बाद मेरे को चेक करना था कि मेरे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनमें क्या क्या कमियाँ रह गई हैं इससे कंपेयर करके। तो इसके जितने भी ये तो आपकी बुक में है उनके आंसर्स हैं, उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है परीक्षा अभ्यास, उनको पढ़ लेना है, ढंग से पढ़ लेना है, फिर लास्ट में आप स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपका, ये तो हमारे काव्य खंड था, लेकिन गद्य खंड को भी मैंने ऐसे ही कवर किया था सबसे पहले। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो मैंने सेम ही पैटर्न फॉलो किया था। सबसे पहले मैंने चैप्टर अपने ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स जो है उनको पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती थी समरी ऑफ द चैप्टर पढ़ने के लिए, और मैं ऐसा इसलिए करती थी ताकि मेरे को जो चैप्टर है वो अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स को अच्छे से पढ़ लेती थी, फिर सारे क्वेश्चन करने हैं आपको प्रैक्टिस। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से, या तो अगर आपको ऑनलाइन कहीं पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे मैं रीडिंग की भी प्रैक्टिस करती थी। जो हमारे पास ग्रामर के सेक्शन है, स्पॉटिंग एरर्स था मेरे टाइम पे, तो उसे हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको नोट मेकिंग को नहीं कहूँगी, वैसे नोट मेकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आप फिर भी, जैसे हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं ग्रामर में मेरे पास टेंसेस था, एक्टिव पैसिव था, तो टेंसेस का मैंने एक छोटा सा चार्ट बना दिया था। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में हमारे पास फॉर्मल लेटर्स था, तो लेटर्स में आपको जैसे जो भी आपका टाइप आता है लेटर का, आप ना इनको YouTube वीडियो से देखिए, आपको वो जो लाइन होती है ना, स्टार्टिंग की लाइन, एंडिंग लाइन, वो रट्टा मरवा देते हैं कि आप यही लाइन लिख के आना, एंड मैं सच कह रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। ऐसे मैं ये आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी के भी नोट्स ना लें, आप
मैं मूविंग ऑन टू मैथ्स में हमारी जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है 10th की, मैंने उसको यूज़ किया था और साथ साथ में मैंने RD शर्मा भी यूज़ की थी। आप RD शर्मा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर RS अग्रवाल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने जो है वो RD शर्मा यूज़ करी थी, तो मैं आपको पर्सनली RD शर्मा ही रिकमेंड करूँगी। RS अग्रवाल मैंने पढ़ी नहीं वैसे, आप देख सकते हैं आपको जो बुक ज़्यादा अच्छी लगे। अब देखिए RD शर्मा वैसे बहुत मोटी बुक है, इसको पूरी करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये आपको पूरी नहीं करनी। मैंने इसमें से सिर्फ जो चैप्टर्स थे उसके एग्जाम्पल्स इसके जो एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, पर मेरे पास इतना टाइम था कि मैं एग्जाम्पल्स कर सकूँ, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स हुए थे उनमें काफ़ी टाइम था मेरे पास करने के लिए, इसलिए मैंने कर लिए थे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। आप कुछ एग्जाम्पल्स इसमें से कर सकते हैं। मैंने इसके क्वेश्चंस ज़्यादा कभी प्रैक्टिस नहीं करे, स्टार्टिंग में मैंने देख लिए थे थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके, लेकिन मैंने ज़्यादा इसके क्वेश्चंस करे ही नहीं, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स को ही करा था। और जैसे मैंने आपको बताया था MCQs थे, MCQs तो आपके भी आएंगे 20 MCQs, तो मैंने इस बुक में से MCQs को प्रैक्टिस किया था और इस बुक का लेवल एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, सो यू कैन गो फॉर इट। और एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया था हमारे पास टर्म 2 में, और वो काफ़ी अच्छा केस बेस्ड क्वेश्चन था। वो मेरे को इसलिए आया क्योंकि मैंने उसे RD शर्मा में पढ़ा था। RD शर्मा में उसका एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल्स में ही, मैं उसको सॉल्व करके गई थी, तो वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया हुआ था। और लास्ट में आप एक और बुक ले सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो सैम्पल पेपर्स की, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। किसी भी पेपर में जाने से पहले आपको सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने होते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। या फिर आप ऑनलाइन कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपके पास सैम्पल पेपर आ जाते हैं। मैं आपको बता दूँगी कि कौन सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको ईजिली सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आपको बुक लेने की भी कोई ज़रूरत। मैथ्स में जो है एक फॉर्मूले की एक नोटबुक बना दीजिए, जिसमें आप इजीली जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, इनके फॉर्मूलेज हैं वो आसानी से लिख सकें, और ताकि वो आपको इजीली याद भी हो जाए, टाइम टू टाइम आप उन्हें इजीली रिकॉल कर सकें। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये सब इनके फॉर्मूलेज, आप सर्कल के फॉर्मूलेज ये सब आपको याद होने चाहिए। जैसे ये वाला सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूले थे, तो इसलिए आप एक फॉर्मूले की एक नोटबुक बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं साइंस की, तो यहीं से आपको नोट मेकिंग शुरू करनी है, साइंस में, सोशल साइंस में, और IT के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी एट द एंड। साइंस में भी मैंने ऐसे ही किया था। सबसे पहले मैंने अपनी ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, पहले आपको ये खुद से पढ़नी है, या फिर आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ के साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे ये सब है, और मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी पढ़ी थी ताकि मेरे को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे लगा केस बेस में एक्टिविटीज़ से सवाल आ सकते हैं, तो मैंने एक्टिविटीज़ भी पढ़ी थी ढंग से। वैसे एक्टिविटी करने की चीज़ है, लेकिन मैंने पढ़ी थी, तो आप इनके रिजल्ट्स अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं आपको ये रटने हैं, आपको सिर्फ समझना है, आपको एक बार देख के चले जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जैसे डू यू नो वाला सेक्शन था, ये भी मैंने पढ़ा था ताकि MCQ में मेरा एक भी सवाल गलत ना हो। तो जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा और मेरे को यूट्यूब में देख के पता चला कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं लाइन को अंडरलाइन कर लेती थी ताकि बाद में मैं नोट्स में यूज़ कर सकूँ। तो सबसे पहले मैंने ये चैप्टर पढ़ लेना था और इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन करनी थी। फिर उसके बाद आप संडे या फिर किसी भी छुट्टी वाले दिन या फिर कभी भी आप इसको लीजिए और दूसरी जो आपकी एग्जाम की बुक है उसको लीजिए, और साथ में देखिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड उन्हें आप एक शीट में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप एक नोटबुक ही बना लीजिए पूरी नोट्स की। और इसमें आपको पूरी किताब नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, या तो फिर आप अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते तो सीधे बुक में ही नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे इस चैप्टर में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बुक में ही नोट करी है, और बाद में यहाँ पे मैंने नोट्स भी बना रखे हैं वैसे इसके, लेकिन आप बुक में भी नोट्स कीजिए और नोट्स में बनाइए, ये आपको डिपेंड करता है आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके सारे क्वेश्चन हम लोग एक बार देख के चले जाइए। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये इंडेक्स क्वेश्चन थे, इनको भी सारे करने हैं, और बाद में हमारे पास जो ये एक्सरसाइज है इसे भी पूरे। और मैं आपको एक्टिविटी और सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट देखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको एटलीस्ट आपके दिमाग को ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है या फिर मैंने किया है, तो मैं इसे ईजिली अटेम्प्ट कर सकता हूँ और आप कोई क्वेश्चन छोड़ो ना। तो बोर्ड्स में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने आंसर राइटिंग जो है वो अच्छे से करना है, और साथ में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन के बारे में 1-2 लाइन से लिख दो, और आपने जो एडिशनल आपने अगर NCERT के अलावा कोई बुक ली है तो उसमें से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये मेन मोटिव है कि आपको जो चीज़ें हैं ना, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो 2-3 बार आपको नहीं आता, आप बुक से देखते हो फिर दोबारा उसे लिखते हो, तो आपकी जो मेमोरी है, आपकी मेमोरी में वो जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो अपने आप ही चला जाता है, आपको ऐसे बार बार रटने की ज़रूरत। तो यहाँ पे हमारा साइंस का सेक्शन होता है ख़त्म। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोशल साइंस। ओके, सो सोशल साइंस में हमारे पास है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो सोशल साइंस में आपको नोट्स बनाने हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया वाले।
तो इसमें भी आपको साइंस की तरह ही सबसे पहले आपको चैप्टर ऑनलाइन, इसमें आप खुद मत पढ़ना, मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि इसमें आप खुद मत पढ़ना, आप सीधे यूट्यूब पे वीडियोस देखना और साथ साथ में बेसिकली मैं सोशल साइंस में नोट्स ऐसे बनाती थी कि ऐसा लगता था कि मैं एग्जाम पेपर में आंसर लिखती हूँ, और आपको भी ऐसे ही करना है। वैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसा समझें कि आप बोर्ड्स के आंसर शीट में आंसर लिख रहे हैं, आप इतने अच्छे आंसर्स लिखिए कि आप एज इट इज आंसर्स आप बोर्ड में लिख सकें, और आपको कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने हैं ताकि आपका एमसीक्यू में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और फिर ऑल इन वन मैंने 3 चीज़ें लिखी थी नोट्स बनाने के लिए, ऑल इन वन, एनसीईआरटी और आपकी यूट्यूब वीडियोस हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं आईटी की। तो आईटी के लिए या तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं या फिर सीबीएसई जो सपोर्टिव मटेरियल प्रोवाइड करता है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो आईटी के लिए जो सीबीएसई ने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा है उस पर जाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम या गूगल खोलिए। यहाँ पे आप सीबीएसई की एकेडमिक वेबसाइट खोलिए। तो इसे खोलते ही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ई बुक्स एंड सपोर्टिव मटेरियल, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारी क्लासेस का सपोर्टिव मटेरियल है, क्लास 8 का है, 9th का है, आपको 10th का चाहिए, ये रहा हमारा 10th का सपोर्टिव मटेरियल। तो उसमें ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पार्ट 1 देखते हैं हम। पार्ट 1 में तो एक ही पेज है। अब हम पार्ट 2 खोलेंगे। इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये खुल गया है, इसमें 176 पेजेस हैं, तो इसमें से आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट, जैसे हमारा टाइम पे जो स्टडी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया था वो शायद थोड़ा सा अलग था, मुझे अभी अच्छे से याद तो नहीं आया, पर मुझे लगता है थोड़ा सा अलग था या शायद यही था, मुझे ढंग से याद नहीं क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम पे बड़ा खाली रहता था, क्योंकि मुझे So thank you so much for watching the video and all the best for your 10th board examination and hope the video will help you a lot.